हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। माय नेम इज़ मनोहर सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड फिजिक्स 12। बच्चों, सबसे पहले तो आपको 75वें इंडिपेंडेंस डे की आपको बहुत बहुत बधाई एवं सपरिवार शुभकामनाएं। इसी तरह से आप खुशहाल रहे, समृद्ध रहे, हमारा देश जो है तरक्की करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम एक नया चैप्टर, नया यूनिट, नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मन लगा के आप इस चैप्टर को देखिएगा और देखिए चैप्टर का जो मैंने नाम है वो लिख रखा है यूनिट 3 चैप्टर 4, जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जिसको हम बोलते हैं गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। अर्थात हमने जो फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, सेकंड यूनिट में जो है हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, धारा विद्युत पढ़ा था। वहाँ तक हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो रेस्ट में होता है। बट आज हम चार्ज को जो है मूव करने वाले हैं, दौड़ाने वाले हैं। तो इसको अच्छे से समझिएगा, इसीलिए इसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। जब चार्ज मूव करता है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। आज अपन वो सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस के लिए मैंने सारे की पॉइंट्स आज के अपने नोट कर रखे लेक्चर के। एक एक पॉइंट टू पॉइंट अपन सारे जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो अंत तक वीडियो पर आप बने रहें और अच्छे से देखें। देखिए, सबसे पहला जो लिखा है मैंने, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। तो हमको ये बात करना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। बड़ा इजी है। फर्स्ट चैप्टर में हमने बात करी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो आपने क्या देखा था वहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक का जो फील्ड होता है, अर्थात जहाँ पे इलेक्ट्रिक का इन्फ्लुएंस होता है किसी भी कंडक्टर के अराउंड या चार्ज के अराउंड, जहाँ पर इलेक्ट्रिक का इन्फ्लुएंस होता है, विद्युत का प्रभाव होता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा जो है मैग्नेट है। आपने देखा होगा मैग्नेट। अगर मैग्नेट नहीं देखा हो तो मैग्नेट से मैं आपका इंट्रोडक्शन करा दूं। हमारे घर के अंदर जो हमारे विंडो होते हैं, है ना, या हमारे जो फ्रिज का जो डोर होता है, उसमें आप देखा कि जब उसको आप खींचते हो तो थोड़ा सा हमको ओपन करने के लिए जोड़ लगाना पड़ता है। जैसे हम छोड़ते हैं तो तुरंत वो चला जाता है। इसका मतलब क्या, कोई खींच रहा है उसको, वो खींचने वाला और कोई नहीं है, मैग्नेट है, जो कि उसको डोर को जो है खींच के लगा देता है। तो वो जो मैग्नेट है, जैसे मान लो यहाँ पर जो मैग्नेट शो कर रहा हूँ, ये एक प्रकार से एक रोड की तरह है, जिसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं। और इस चैप्टर में हम इसी मैग्नेट के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि बार मैग्नेट क्या होता है। तो मान लो ये हमारे पास एक मैग्नेट है। ये जो है, इसमें दो तरह के पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे यहाँ पे दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो अपन बात करते हैं कि ये जो मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट क्या करेगा। ये मैग्नेट ओबियसली अपने आसपास जो है फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। तो हम यूँ कह सकते हैं कि किसी भी मैग्नेट के आसपास का वो एरिया या वो रीजन, वह क्षेत्र जहाँ पर मैग्नेट का या चुंबक का प्रभाव होता है, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्लियर है ये बात। मैग्नेट के अराउंड का वो स्पेस या वो रीजन जहाँ पर मैग्नेट का इफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है, ऐसे रीजन को, ऐसे एरिया को, ऐसे क्षेत्र को हम मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये तो हुआ डेफिनेशन। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। तो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड को जो रिप्रेजेंट करने का जो हमारा तरीका होता है, वो हम उसको वेक्टर बी से इंडिकेट करते हैं। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड तो होता ही है, बट मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी होती है। और जब दोनों चीज़ें एक साथ होती है तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, जिसको हम वेक्टर बी से लिखते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और इसकी कुछ न कुछ इंटेंसिटी होगी, जिसको हम आगे के डेरिवेशन में डेराइव करेंगे कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। उसको डेराइव करने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, जब मैग्नेटिक फील्ड को हम मेजर करते हैं तो हम इसको मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को काय में मेजर करते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर में, या हम इसको टेस्ला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ला, या न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। ये सारे जो फॉर्मूले हैं, ये सारे एसआई यूनिट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के। आपको ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ये जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे के जो हम डेरिवेशन करेंगे, तो डेरिवेशन में जो फॉर्मूले हमारे पास आएंगे, उन फॉर्मूले से हम उनकी एसआई यूनिट भी निकाल पाएंगे और एसआई यूनिट के आधार पर हम उसका डायमेंशनल फार्मूला भी बना पाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इसका जो न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर जो एसआई यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, इस
किस ऐसा यूनिट से हम इसका डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हैं। मैं आपको बना के बता देता हूं डायमेंशनल फार्मूला या विमी सूत्र क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं यहाँ पर राइट कर देता हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला मुझे MLT के फॉर्म में लिखना है। तो MLT के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, यानी कि जो बल होता है उसका SI मात्रक न्यूटन होता है। यानी कि आपको फोर्स की डायमेंशन चाहिए, फोर्स की विमा चाहिए, और हमको मालूम है कि फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो mL/-2 होती है। ये हम बहुत सारी बार इसको डेराइव कर चुके हैं। नीचे है एम्पियर और मीटर। तो एम्पियर के लिए अपने को पता है A होता है, और मीटर के लिए जो है मीटर जो है वो डिस्टेंस का है, वो डिस्टेंस के लिए L होगा डायमेंशन। ठीक है, तो ये L से L कैंसल आउट हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा देखिए, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, mL/-2 तो न्यूटन का हो गया। एम्पियर जो है वो करंट की है, तो करंट के लिए A लिख दिया। नीचे मीटर है तो मीटर के लिए L हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वेक्टर B इज इक्वल टू m L0 T⁻²। ठीक है, या ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। ओके, अब हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे ओस्टेड एक्सपेरिमेंट की। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या धारा का चुंबकीय प्रभाव। ओस्टेड ने क्या करा, ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये देखा कि यार मैग्नेटिक फील्ड अपने को पता चल गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पता होने के बाद हम ये पता करेंगे कि यार ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के बहुत सारे ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखे, और उन ऑब्जर्वेशन के ऊपर उन्होंने जो प्रैक्टिकल करा, उस प्रैक्टिकल के जो ऑब्जर्वेशन है वो सारे पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा जो ओस्टेड महोदय ने करे। ओस्टेड ने क्या करा कि सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि अगर आपके पास जो है कोई भी जो है करंट कैरिंग वायर है ना, अपने पास जो है कोई भी एक चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उन्होंने देखा कि यार उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा। यानी कि उन्होंने जो है कहीं पे जो है मैग्नेटिक सब्सटेंस को उसके पास में लाके देखा, तो उन्होंने पाया कि यार वो जो सब्सटेंस है वो डिफ्लेक्ट हो गया या अट्रैक्ट हो गया। तो इससे उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन निकाला कि यार जो करंट कैरिंग वायर होता है वो अपने अराउंड जो है एक फील्ड को प्रोड्यूस करता है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और ये जो फिनोमिनन है, ये जो घटना है, इस घटना को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अर्थात जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव या धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। क्लियर है। अब ओस्टेड ने एक और चीज ऑब्जर्व करी कि जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू को, यानी कि जो डिफ्लेक्शन है नीडल का या मैग्नेटिक नीडल का, तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू इंक्रीज करने पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रॉन्ग होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि जितनी अधिक धारा प्रबल होगी इसके अराउंड जो है जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उतना ही ज़्यादा प्रबल और शक्तिशाली होगा। ठीक है। एक और चीज़ उन्होंने ये देखी कि अगर अपन यहाँ पे जो है ये देखते हैं कि अगर हम जो है करंट की जो डायरेक्शन को अगर चेंज कर देते हैं, मान लो कोई भी करंट कैरिंग वायर है, मान लो हमारे पास ये वायर है, ठीक है, ए बी एक वायर है। अब इस वायर में जो है इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। अब मान लो मैं इसमें क्या करूं कि करंट की डायरेक्शन को अगर चेंज कर दूं, तो करंट की डायरेक्शन को चेंज करने पर इसमें पहले जो डिफ्लेक्शन होगा, जो नीडल होगा उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो कि ये नीडल है, मैग्नेटिक नीडल जिसको अपन बोलते हैं। अब अभी फिलहाल में ये मान लो इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रही है, तो जब मैं इसकी डायरेक्शन को इन्वर्स कर दूंगा, इस तरह से कर दूंगा, तो ये जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है ये भी चेंज हो जाएगी। तो ये भी उन्होंने ऑब्जर्व करा। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट जो है ओस्टेड ने निकाले, लेकिन ओस्टेड जो है उस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन नहीं कर पाए। ये उनका जो है ड्रॉबैक रह गया, उनकी कमी रह गई कि मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति का तो ओस्टेड ने पता लगा लिया। बहुत सारी बार हमसे पूछा जाता है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से देखना, एग्जाम में हमसे बहुत सारी बार पूछा जाता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट डिस्कवर्ड बाय, तो हमको लिखना है ओस्टेड। ओस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज करी थी। उन्होंने सबसे पहले पता करा था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है, मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, तो इसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय एम्पियर्स राइट हैंड रूल, यानी कि जो
मैग्नेटिक फील्ड हमको पता चला, उस मैग्नेटिक फील्ड की अगर हमको डायरेक्शन पता करनी हो, उसकी दिशा पता करनी हो, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली इसकी डायरेक्शन होगी। अगर अपने को डायरेक्शन पता करनी है तो उसके लिए बहुत सारे रूल दिए गए, जिसमें मैक्सवेल का आर्क स्क्रू रूल है, एम्पियर का ग्रिप रूल है, और एक मैंने लिखा है एम्पियर्स राइट हैंड रूल, जिसको हम राइट हैंड ग्रिप रूल भी कह सकते हैं। तो ये सबसे इजी रूल है, इसको मैंने यहाँ पे नोट करा, इसकी सहायता से हम डायरेक्शन को पता करेंगे। अब कैसे पता करेंगे, देखिए आप, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अभी सपोज कर लो कि इसमें जो है इस तरह से जो है नीचे से जो है ऊपर की तरफ करंट जा रहा है। अब इसमें क्या होगा कि जो अपने एम्पियर्स महोदय थे उन्होंने ये बोला कि आप इस करंट कैरिंग वायर को अपने राइट हैंड से, ये राइट हैंड है, इस राइट हैंड से जो है करंट की डायरेक्शन में आप थंब को रख दो, करंट की डायरेक्शन में थंब को रख के ना आप इसको ग्रिप करो, ठीक है, ग्रिप करेंगे, ये ऊपर जा रहा, मान लो इसको मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, अगर मैं बोर्ड पे ड्रा करूँगा इसको तो ये देखिए ये करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब ये करंट ऊपर जा रहा था, इसको मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा थंब है, जो अंगूठा है, इसको मैं करंट की डायरेक्शन में रखूँगा, और ये जो मेरी उंगलियां हैं इस वायर को जो है इस तरह से जो है मैं इस तरह से ग्रिप करूँगा इसको। तो जब मैं इस तरह से इसको ग्रिप करूँगा तो इसको पकड़ने के लिए मेरी जो फिंगर है कौन सी डायरेक्शन में कर्व्ड हो रही है, देखिए आप, मैं इसको यहाँ फीलिंग देखिए, ये गया, तो ये जो उंगलियां हैं ये अंदर जा रही है बोर्ड के अंदर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये फिंगर की डायरेक्शन होगी कि उस वायर को ग्रिप करने के लिए अपनी फिंगर को किस डायरेक्शन में अपने को कर्व करना पड़ रहा है, घुमाना पड़ रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये बताया एम्पियर महोदय ने। तो अपन यहाँ पे देखें कि इस तरह की पोजीशन में जो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो इनवर्ट्स मिल रहा है, और जो इनवर्ट्स मैग्नेटिक होता है बच्चों उसको इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा शो किया जाता है। कौन से प्रोडक्ट के द्वारा, क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा। ऑब्वियसली यहाँ से अंदर जाएगा तो यहाँ से बाहर आएगा, बाहर आने के लिए जो है हम उसको डॉट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो दो तरह के सिंबल यहाँ पे यूज होते हैं, आगे के क्वेश्चन में हम इसको देखेंगे भी सही कि एक होता है क्रॉस और एक होता है डॉट। तो क्रॉस का मतलब ये होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ट से परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर या इनवर्स टू द प्लेन ऑफ पेपर है। जैसे मान लो कि ये जो सरफेस है ये हमारा एक प्लेन है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर जा रहा है इस तरह से, तो ये जो अंदर जाने वाला इसके परपेंडिकुलर वाला जो फील्ड है उसके लिए हमने क्रॉस शो करा है, ठीक। अब मान लो इस वायर की डायरेक्शन को हम ऐसे रिवर्स कर देते हैं, करंट नीचे आ रहा है, तो अब हमारा जो है ये देखो आप, ये नीचे जाएगा। अब इसको फिंगर करूँगा तो ये उंगलियां किधर आएगी, अपवर्ड, बाहर की ओर आएगी। तो ये जो मेरी फिंगर है इसको कर्व करने के लिए बाहर की ओर आ रही है, तो बाहर की ओर जो डायरेक्शन होगी उसको हम डी से अपने डॉट के द्वारा इंडिकेट करेंगे, तो ये इनवर्ट और ये आउटवर्ड्स। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जो कि हमने एम्पियर्स राइट हैंड रूल से हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब इस डायरेक्शन के बाद हमको ये पता करना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। इट मीन्स हमको ये पता चल गया कि मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी प्रेजेंस का पता ओस्टेड ने लगा लिया, उसके बाद उसकी डायरेक्शन का पता एम्पियर महोदय ने लगा लिया, बट अभी तक ये फाइंड आउट नहीं कर पाए कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र हमको मिला है उसका परिमाण कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए बायो और सेवर्ट। बायो और सेवर्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए एक एक्सप्रेशन दिया, एक रूल दिया, जिसको हम बायो सेवर्ट लॉ के नाम से जानते हैं, और इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें राइट कर ले, मैं बायो सेवर्ट लॉ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हम बात करेंगे बायो सेवर्ट लॉ की। is a very most important derivation in this chapter, बायो सेवर्ट लॉ। अब आप देखिएगा कि बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है। तो बायो सेवर्ट ने ये बोला कि अगर मान लो, यहाँ पे देखिएगा ये पोर्शन अलग हो गया, बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट लॉ। तो बायो और सेवर्ट नामक साइंटिस्ट ने क्या करा कि एक करंट कैरिंग वायर लिया, सपोज ये इस तरह का जो है एक करंट कैरिंग वायर है, ये AB जो है एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें इस तरह से जो है ऊपर की ओर करंट फ्लो हो रहा है, सपोज ये I करंट फ्लो हो रहा है। अब ये जो वायर है या जो चालक तार है, कंडक्टर है, ये कई छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर
बना है, जिसको हम बोलते हैं दिस वायर मेड अप मेनी स्मॉल एलिमेंट्स, छोटे छोटे एलिमेंट्स से। जैसे हमारे घर को हम बनाते हैं तो घर में हम एक एक ईंट के द्वारा जो है हम हमारी वाल को कंप्लीट करते हैं, दीवार को कंप्लीट करते हैं, उसी प्रकार जो वायर होता है इसमें बहुत छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके ये बना होगा। उनमें से एक एलिमेंट को अपन काट लेते हैं। सपोज करो कि ये जो एलिमेंट है स्मॉल लेटर में ए बी है, जिसकी जो लेंथ है वो DL है। DL लेंथ का एक एलिमेंट काट लिया, ये बहुत छोटा एलिमेंट है। अब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मान लो यहाँ से जो है R डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट P है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता है कि ये करंट कैरिंग वायर है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये बात तो स्पष्ट है, हम ऑस्टेट नहीं पता कर ली थी पहले। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमने क्या करा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट को हमने लाइज कर लिया, कंसिडर कर लिया, और उस पॉइंट की हमने इस एलिमेंट से एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया, उसकी डिस्टेंस बता दी R। तो एलिमेंट की बात क्यों कर रहा हूँ बच्चों? एलिमेंट की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। जो क्या नाम इनका, बायो सेवर्ट लॉ, जो बायो और सेवर्ट है वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को तो डिफाइन नहीं कर पाए, बट उन्होंने ये पता कर लिया कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर में एक छोटे से एलिमेंट की वजह से, अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना हो तो उस एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उन्होंने डिटरमाइन करा। तो स्मॉल एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बायो और सेवर्ट ने ये एक्सप्रेशन दिया, जिसको हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए फिर उसका जो है अलग एक्सप्रेशन है। अभी स्मॉल एलिमेंट के लिए बायो और सेवर्ट ने क्या बोला वो निकाल रहे हैं। तो हमने ये एलिमेंट ए बी जिसकी लेंथ DL है, यहाँ से R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पॉइंट P ले लिया। तो बायो और सेवर्ट ने क्या ऑब्जर्व करा? बायो और सेवर्ट ने सबसे पहले नंबर पे ये ऑब्जर्व करा कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इट मीन्स जितना ज़्यादा करंट इंक्रीज करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। नंबर 2, उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है DB, ये जो है इस एलिमेंट की लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी कि जो एलिमेंट वायर के अंदर से हमने काटा है वो जितना बड़ा एलिमेंट होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड उसका। तीसरे नंबर पे उन्होंने देखा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है DB, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। व्हाट इज साइन थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये यहाँ पे देखिए आप, थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग ऑफ एलिमेंट एंड पॉइंट P। इट मीन्स थीटा क्या है कि जो एलिमेंट है वो और एलिमेंट और पॉइंट P को मिलाने वाली जो लाइन है उन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल है उस एंगल को हम यहाँ पे साइन थीटा बोलते हैं। और एक प्रकार से ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं लंबवत घटक। तो ये साइन थीटा के भी प्रोपोर्शनल होगा। चौथी और लास्ट बात उन्होंने क्या बोली कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इट मीन्स जो पॉइंट हमने लाइज करा है वो जिस एलिमेंट से कितनी डिस्टेंस पे है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये बायो और सेवर्ट ने बोला। अब ये 4 ऑब्जर्वेशन बायो सेवर्ट ने निकाले, चारों को हम इंक्लूड कर लें, चारों को मिला ले तो क्या ऑब्जर्वेशन हमको मिलेगा? देखिए, तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह सा हो जाएगा, कंबाइन ऑल फैक्टर्स, सभी फैक्टर को जोड़ लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा वेक्टर DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है, एक अचर पद आता है। तो यहाँ पे देखिएगा उस अचर पद को, कांस्टेंट क्वांटिटी को मैं K कंसिडर कर रहा हूँ, K IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। वेयर व्हाट इज K? तो K इज वेयर K इज इक्वल टू कांस्टेंट नियतांक। और इस K की जो है यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो 2 वैल्यू होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इन SI यूनिट, और इसकी एक वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ एंड इन CGS सिस्टम K इज इक्वल टू 1। तो CGS में K की वैल्यू 1 होती है और SI यूनिट में K की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई या 10⁻⁷। अब ये कैसे आएगा? यहाँ पे देखिए, ये जो म्यू नॉट है
म्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं? म्यू नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जिस तरह से हमने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर देखा था कि परमिटिविटी होती है इलेक्ट्रिक की, जिसको हम बोलते हैं विद्युतशीलता, कितनी परमिशन वो उस चार्ज को फील्ड में आने के लिए देता है। इसी प्रकार यहाँ पे होता है परमिबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमिबिलिटी या चुंबकशीलता। मैग्नेटिक परमिबिलिटी यहाँ पे राइट कर देता हूँ मैं, परमिबिलिटी या चुंबकशीलता, ये फ्री स्पेस की है, एयर और वैक्यूम की। अब ये वैल्यू वहाँ पे राइट कर दो, तो ऐसा सिस्टम में आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और यूनिट हो जाएगी इसकी वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो dB है, यहाँ पे अगर हमको कोई डेरिवेशन करना है तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, अगर आगे हमको बताना है तो। और यदि कोई न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो उसमें हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के स्थान पे हम 10⁻⁷ यूज़ करके इसको सोल्व आउट करेंगे। अब रही बात CGS यूनिट में, तो CGS यूनिट में इसका जो मैग्नीट्यूड होगा CGS में, तो वो होगा dB इज इक्वल टू K की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये हो जाएगा IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। और CGS यूनिट जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो होती है बच्चों गाउस, GAUSS, गाउस। तो इस तरह से ये जो पूरा जो बायो सेवर्ट लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो एंड होता है। अब इस एक्सप्रेशन में हमसे एक चीज़ और एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, और वो पूछा जाता है कि डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट विद द हेल्प ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। इट मीन्स बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर आपको ये बताना है कि करंट की यूनिट, जिसको हम एम्पियर बोलते हैं, वो क्या होता है। यानी कि आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन जो है आपको इस डेरिवेशन के हेल्प से आपको बतानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो इक्वेशन है ये वाला, यहाँ पे इस इक्वेशन को जो है मैं राइट कर देता हूँ। मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट राइट कर दी, तो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हेल्प से मैं बता सकता हूँ कि यूनिट ऑफ करंट क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए अपने को क्या करना होगा, थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कंसिडर कर लें कि इफ़ जो dB है, अगर वो हमारे पास 10⁻⁷ टेस्ला है, और जो R है इसमें अगर वो 1 मीटर डिस्टेंस पे है, इसके अलावा जो एलिमेंट हमने काटा है वो 1 मीटर का है, इसके अलावा जो थीटा एंगल हमारे पास अगर वो 90 डिग्री है, तो ऐसी कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये 10⁻⁷, अब ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को मैं 10⁻⁷ राइट कर देता हूँ। हमारे पास जो है I को फाइंड आउट करना है, I एज इट इज़ रहेगा, DL की वैल्यू 1 है, और साइन 90 डिग्री हो जाएगा, और अपॉन में 1 का स्क्वायर। सारे को कैलकुलेट करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन 91 होता है, तो यहाँ से हमको करंट मिला 1 एम्पियर, दैट इज 1 एम्पियर विद द हेल्प ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। यानी कि 1 एम्पियर को अगर डिफाइन करना है तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम कंसीडर करके कि हमारे पास जो करंट कैरिंग वायर है उसका जो एक छोटा सा एलिमेंट है, उसकी लेंथ को अगर हम 1 मीटर कंसीडर कर लेते हैं, उस 1 मीटर लेंथ के एलिमेंट से 1 मीटर की डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड में पॉइंट P को जो है परपेंडिकुलरली कंसीडर कर लेते हैं वायर से, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो करंट आएगा वो करंट 1 एम्पियर आएगा, और यही 1 एम्पियर जो होता है ये करंट की यूनिट होती है। आई होप आपको जो आज का जो लेक्चर है पूरा पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसका जो है जितने भी बच्चे जो हैं अभी पढ़ रहे हैं 12th क्लास में, वो इसके नोट्स को प्रिपेयर कर पाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।